Okay. In this lecture, hello everybody. In this lecture, we will discuss the representation of chemical bonding. Yeah, how to write covalent bond, representation of covalent bond. और हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कितने तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, किसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड लगती है, और डिफरेंस बिटवीन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. और एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, वेंडरवाल बॉन्ड या वेंडरवाल फोर्सेस. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. तो अभी तक हमने जाना कि केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है. पिछली लेक्चर में हमने जाना आयनिक बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, और कोवलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर, और उसमें हमने देखा डायपोल मोमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है केमिकल बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानने में, और उसका स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर भी डिफाइन कैसे करता है डायपोल मोमेंट, और इनडायरेक्टली उसका पोलैरिटी कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा. तो हमने देखा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा था, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वली हो, जब भी, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, या तो ये कंडीशन हो सकती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनने की, या ये हो सकती हो कि उनका डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा हो. अगर उसका शेप और स्ट्रक्चर हम देखें, सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है. ओके, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डायपोल मोमेंट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जीरो. तो जहां डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. या यूं कहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दो एटम के बीच का जीरो है, तो जीरो कब होगा, जब दोनों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो. ठीक है, यानी H2 और Cl2, यानी सिमिलर एटम हो दोनों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और जब डिफरेंस लेंगे सेम का तो जीरो आएगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बनाएगा, यानी उसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो इक्वली होगी. तो ये दो तीन कंडीशन है कि आप पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस डायपोल मोमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव difference of the electronegativity is zero, then the covalent bond will be known as non-polar covalent bond. अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब वो पोलर बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन नॉन पोलर होगा. उसी तरीके से अगर उसकी शेप या स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मैंने कहा था ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, उसी तरह स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल, जहां भी सिमेट्रिकल शेप आ गया, सिमेट्रिकल शेप में हमेशा डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और डायपोल मोमेंट जीरो तो कोवलेंट बॉन्ड कैसा, नॉन पोलर. ओके, तो ये नॉन पोलर का आपको मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है आपने मालूम है. इक्वल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, डिफरेंस, तो यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. यानी ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा. ठीक है, यानी इसको आउटरमोस्ट शेल में कितने कंप्लीट करने हैं, 8, यानी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके
ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएगा। तो क्या कहते हैं, डबल बॉन्डेड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम दिखाते कैसे हैं? आपको मालूम है कि जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके बीच में, दो एटम के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लाइन बनती है, यानी दो डॉट्स मिला के आप एक लाइन बनाते हैं। तो representation of a line drawn between the covalent bond can be represented by line drawn between symbols of atom whose atom are involved in sharing of electron। तो ठीक है, लाइन को करके दो एटम के बीच में हम बताते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्या मतलब एक लाइन बनी हुई है या दो लाइन बनी हुई है या तीन लाइन बनी हुई है, वो क्या बताता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको मालूम है एक लाइन किसकी वजह से बन रही है? दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से, या ये कहीं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक लाइन बनाना है। शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम विल बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है। उसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो दो बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, आपको मालूम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो H एटम के बीच में एक कोवेलेंट, एक सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके अपना क्या करते हैं? स्टेबिलिटी अटेन कर रखते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हीलियम की जैसा शो हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक लाइन बन गई। उसी तरीके से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद कितने बॉन्ड बनाते हैं? डबल बॉन्ड, यानी दो डंडे लगते हैं दो ऑक्सीजन एटम के बीच में। उसी तरह नाइट्रोजन के N2 मॉलिक्यूल के बीच में तीन डंडे दिख रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं जरा बॉन्ड लेंथ के बारे में। अगर हम देखें कि बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करता है ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाएंगे उतना उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ठीक है। तो सिंगल आप देख पा रहे हैं, अगर दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर। अब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो मैंने क्या कहा था, जितना जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाएंगे किसी दो एटम के बीच में, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो देखिए 154 पिकोमीटर से हम कहाँ पे आ गए? 134। ठीक है, जैसे ही एक और बॉन्ड लगा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। उसी तरह एक और हमने डबल बॉन्ड में एक और बॉन्ड जोड़ दिया, यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो गया? 120, उससे और कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब अगर बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करें तो बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों एटम जुड़े होंगे, तो उतना ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी इनके बॉन्ड को तोड़ने में, यानी उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। या यूँ कहिए कि एक डंडा तोड़ना आसान है कंपेयर टू दो डंडे को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जितने डंडे आप लगाते जाएंगे, डंडे का मतलब बॉन्ड, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है, देख रहे हैं 347 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू थी। उसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 614, सॉरी 614, और ट्रिपल बॉन्ड की 839 किलोजूल पर मोल। तो कहने का मतलब ये कि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन देखूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। उसी तरीके से अगर दो डिफरेंट तरह के आइटम है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू सिमिलर काइंड ऑफ एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उसको और अपने नज़दीक खींच के रखेगा, बॉन्ड को अपने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड रखेगा। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 143, यानी 4 से 53 कम है, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी कि इस बॉन्ड को CO बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है कंपेयर टू CC बॉन्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना स्टेबल यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने। तो ये कुछ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच का रिलेशन था और नंबर ऑफ बॉन्ड। अब अगले तरह का बॉन्ड हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि वो बॉन्ड जो कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल का होना जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी, अभी देखते हैं। कहने का मतलब द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखिएगा सिर्फ 3 ही टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही 3 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो है या एटम जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? It's a force of attraction between hydrogen of one molecule and इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। जैसे हमने यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि ये मान लिया ये जो मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये क्या लग रहा है, डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। यानी ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल जनरेट हुआ है विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अट्रैक्शन लग रही है एक इसमें एटम जो कॉमन है वो हाइड्रोजन है, और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो this force of attraction between hydrogen atom of one molecule and electronegative element of another molecule will form a special kind of bond which is known as hydrogen bond। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सॉरी, तो मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस
form between the hydrogen atom of one molecule and an atom of electronegative element यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे वाटर और अमोनिया के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। कैसे लगती है? जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अभी हमने HF के बीच में देखा, उसी तरह हम चाहे H2O के बीच में देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या अमोनिया के बीच में देख सकते हैं NH3 के बीच में। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये आपको JF फाइल में दिख रहा होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल की शेप है, बेंट शेप मैंने दिखाई हुई है, वी शेप। अब इसमें ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, और दो H पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन नेगेटिव। तो आपको मालूम है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन H एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड electronegative element of another molecule, this force of attraction is known as hydrogen bond। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इस क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इंटर मीन्स बिटवीन टू, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, और खासकर बेंजीन कंपाउंड के बीच में। तो जैसे इसको बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल के बीच में लग रही हो, विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर लग रही हो, तो उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो intramolecular is formed between the hydrogen of one functional group and the electronegative atom of the adjacent functional group in the same molecule। तो अगर मैं ये एग्जांपल लिया ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यानी कोई फिनोल ग्रुप है, यानी OH, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन किसको बोलते हैं, 1 2, यानी ये तो फंक्शनल ग्रुप, ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके दूसरे पोजीशन पे चाहे इस साइड होता चाहे इस साइड होता, बात एक ही है। इसकी टू पोजीशन क्या होगी, या तो ये, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या होगी, या तो ये, और फोर्थ पोजीशन बिल्कुल इसके 180 डिग्री पे, यानी इसके बिल्कुल सामने, तो उसको बोलेंगे 1 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा। 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, और 1 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भाई, मैंने कहा विद इन द मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही बता दिया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है हाइड्रोजन के बीच में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सिंगल मॉलिक्यूल में जनरेट हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बन रही है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप है ये पास पास नजदीक होने की वजह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशनिंग बहुत पास पास होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है। वहीं अगर इसकी नाइट्रो की पोजीशन बिल्कुल डायगोनली अपोजिट में होती, यानी 1 4 पोजीशन पे, यानी पैरा पोजीशन पे होती, देख लीजिए। अब ये दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल ही बहुत दूर दूर प्रेजेंट हैं कंपेयर टू ऑर्थो। तो दूर होने की वजह से इनका इंटरेक्शन आपस में हो नहीं पाएगा, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये किस तरह का, जब भी पैरा पोजीशन होगी उसमें क्या बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी इंटरमॉलिक्यूलर में, और इंटरमॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, और इंटरमॉलिक्यूल में विद इन टू मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो बात समझ में आ गई, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है
इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? विद इन द मेटल। सिर्फ मेटल मेटल एटम के बीच में इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड फाउंड इन मेटल्स, ठीक है, होल्ड्स मेटल एटम टुगेदर वेरी स्ट्रांगली। या कैसे स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है भाई? फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड एटम। अब ये देख रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चेंज होता रह रहा है हर पल। क्या होता है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर मेटल की लूजली हेल्ड होती है, वो आसानी से पहले दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बार बार चेंज कर रहा है किस बिटवीन डिफरेंट एटम के बीच में। तो इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है जो कि सारे एटम को होल्ड किए हुई है, जिसको हम स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको इस थ्योरी को समझाया गया, इसको स्पेशलाइज थ्योरी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का समंदर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, पूरे समंदर में पानी मूव कर रहा है, और बीच बीच में क्या है? कर्नल्स। कर्नल मतलब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और चेंज होता रह रहा है हर मोमेंट, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। समटाइम इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। अब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? आपको पहले से मालूम है, आपने फिक्स 6 क्लास 7 से क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो मेटल मैंने पहले ही बताया था पीरियोडिक टेबल में कि मेजॉरिटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल अराउंड 80-85% जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स हैं। अराउंड 15 से 20%, 10 से 15% जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं, और जो बचे वो मेटलॉइड कहलाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल पाए जाते हैं, एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होती जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगी। तो मेटल जैसे निकल, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की? मैंने अभी बताया कि मेटल्स हैव मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, ठीक है, बहुत चमकदार होती है मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी वो कैसे चमकती रहती है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी उसके उस मेटल के थ्रू आसानी से हीट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है भाई? कि हम किसी भी मेटल को जब उसको हथौड़े से ठोक पीटेंगे तो किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप में ये कहेंगे थिन शीट ऑफ पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिना उसके टूटे हुए। जब हम किसी मेटल को ठोके पीटे तो हैमर से यानी हथौड़े से,
तो वो टूटता नहीं है, उसको आप जिस भी शेप में ढालना चाहें, मतलब शीट ऑफ पेपर में ढालना चाहें वो ढल जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कि हम एक पर्टिकुलर क्यूब ऑफ मेटल को हम अगर क्या कर सकते हैं, ठोक पीट के उसको एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो टूटेगा नहीं, जल्दी टूटता नहीं, मतलब ब्रिटल नहीं होता। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब उनके पास मास अपॉन वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। मेटल आर सॉलिड। जनरली मेजॉरिटी ऑफ मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। तो हमने जो बात करी, मेटल्स आर हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग। देखिए सीजियम कैसा दिख रहा है, बहुत चमकदार, चमकीला। दिस मीन्स लस्ट्रस मीन्स शाइनी। तो मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, लस्ट्रस। डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हम उसको ठोक पीट के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको पतला सा वायर बना दिया। ठीक है। उसी तरीके से मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब हम उसको ठोक पीट के एक परत, एक शीट बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने पूरा कुछ ज़माने पहले या अभी भी जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें चांदी के वर्क लगाए जाते हैं। वर्क मतलब ये थिन शीट ऑफ पेपर। ठीक है। तो ठीक है, तो मेलेबल का मतलब कि आप उसको मेटल को ठोक पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट है मेटल की बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, मेटल की डेंसिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मोस्ट डेंसाइल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑस्मियम। ठीक है। और दूसरा, मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हीटर हम बनाते हैं उस मेटेलिक वायर से। ठीक है। या जितने भी वायर हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स आप देखिए वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। वो एलिमेंट कैसा होता है, मेटेलिक होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या हीट कंडक्ट कर सकता है। एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि वो आसानी से कोरोड कर जाता है या रस्टिंग उस पर यानी जंग लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आसानी, बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। का मतलब डिटोरिएशन ऑफ द मेटेलिक सरफेस, मेटल का, धातु का खराब होना ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब नॉन मेटल की बात कर लें। नॉन मेटल बहुत ही कंट्रास्टिंग है मेटल के रेस्पेक्ट में। जो भी आपने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होता है। यूं कहें जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने वहाँ पढ़ा था मेटल लस्ट्रस होता है, तो नॉन मेटल कैसा हो जाएगा, डल। डल इन नेचर, शाइनी नेचर उसका नहीं होता है। आपने मेटल में पढ़ा कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। वहाँ आपने पढ़ा मेलिएबल एंड डक्टाइल है, मीन आसानी से मेटल जो है उसको ठोक पीट के आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठोक पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है, आप उसको ठोकेंगे पीटेंगे वो टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक इजिली, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वहां सिर्फ मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए सल्फर इज ए नॉन मेटल। देखिए उसके उसकी लस्ट इसमें लस्ट्रसनेस नहीं है, यानी शाइनिंग उतना नहीं कर रहा है जैसे सीजियम कर रहा था। ठीक है। उसी तरीके से
इसको आप अगर हैमर से ठोकेंगे पीटेंगे तो ये ब्रिटल, ये टूट जाता है। देखिए फास्फोरस कैसे, देखिए मेटल are brittle so they break easily, this means non metal are non ductile and malleable। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सारी चीज मेटल के रेस्पेक्ट में नॉन मेटल की क्या हो जाती है, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स डिफरेंट, अपोजिट, ऑलमोस्ट यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया केमिक फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, उसकी क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी मैलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, लस्ट्रसनेस, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और नॉन मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साइज बड़े होते हैं, ये कैसे कह लीजिए, या मेटल में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। और मेटल में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम होते हैं, ठीक है। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 या 3 से कम होता है, ठीक है। Most metal have 3 or less valence electron and therefore are likely to lose these electron in chemical bond, ठीक है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के पास 5 या 5 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इन केमिकल बॉन्डिंग। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए तो सोडियम एक मेटल है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट या डिफ्रेंशिएट करें ऑन द मेटल को, या टेबल बनाएं, डिफ्रेंशिएटिंग टेबल मेटल और नॉन मेटल की, तो कुछ यूं दिखेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल मैंने बताया, मेटल के पास 3 या 3 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 या 3 से कम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं नॉन मेटल में 5 या 5 से ज़्यादा, या यूं के लिए 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। अगर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी देखें, कंडक्टिंग मतलब उसकी हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अगर किसी मेटेलिक वायर पर लोड डालें तो जो स्ट्रेंथ है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी जो, तो मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और नॉन मेटल की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, और नॉन मेटल की कंपैरेटिवली वेरी लो होती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस इन पीरियडिक टेबल, मैंने शुरू में ही आपको पिछले कुछ लेक्चर में बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल पाए जाते हैं, और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे राइट साइड पे नॉन मेटल पाए जाते हैं। यानी आप अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी, या यूं कहें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। या डाउन द ग्रुप आएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होती जाएगी। उसी तरीके से
नेचर कैसा होता है मेटल का? मेटल का नेचर ये होता है कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग। कैसे में दो मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनती है, ठीक है, और दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। स्टेट कैसा होता है? मैंने पहले बताया था, मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल या मेजॉरिटी ऑफ द मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम। ठीक है, ये लिक्विड में पाए जाते हैं। वहीं नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों तरह में पाए जाते हैं, या मोस्टली गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन मेटल तीनों उसमें पाए जाएंगे। डेंसिटी की अगर बात करें तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है। जैसा अभी मैंने बताया था कि ऑस्मियम इज द मोस्ट डेंसिएस्ट एलिमेंट इन प्रेडिक्टेबल। ऑस्मियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। अब आयन कैसा बनाएगा? आयन आप जानते हैं, आयन कितने तरह का होते हैं? दो तरह के, एक कटायन और एक एनायन। कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला एटम। तो आपको मालूम है मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल के नेचर क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना, यानी वो मेटल जो होता है कटायन आसानी से बनाएगा, और नॉन मेटल जो है वो अनायन आसानी से बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है नॉन मेटल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो अनायन बनाएगा। उसी तरीके से मैलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी, यानी अगर हम हैमर से किसी पीस ऑफ मेटल को ठोकें पीटें तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में या वायर में, जिसको हम थिन शीट में मैलिएबल कहते हैं, और डक्टाइल वायर में। अगर हम ठोक पीट के वायर में कन्वर्ट कर दे तो मेटल्स आर डक्टाइल, और अगर शीट में कन्वर्ट मेटल्स आर मैलिएबल। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल या नॉन डक्टाइल, या यूं कहें ब्रिटल होता है, यानी टूट जाता है। अगर ठोकेंगे पीटेंगे नॉन मेटल क्या होता है? टूट जाता है भाई। ठीक है। स्ट्रक्चर मेटल का हार्ड होता है और नॉन मेटल का सॉफ्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले तरह का बॉन्ड। अभी तक आपने पढ़ा कौन कौन से बॉन्ड? आयनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन। ठीक है। तो नेक्स्ट तरह का बॉन्ड पढ़ेंगे हम वैन वाल्स बॉन्ड। ये जनरली बाकी सब बॉन्ड से वीकर होता है, रिलेटिवली वीक अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है लेकिन वीक है। दैट एक्ट ऑन न्यूट्रल एटम। ये किस पे लगता है? दो न्यूट्रल एटम पे। ठीक है। एंड दैट अराइज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन induced in each of the particle by the presence of other particle। एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के नजदीक आने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होता है, जिसकी वजह से यानी उस डिस्टॉर्शन की वजह से एक में क्या जनरेट हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देन डाइपोल क्रिएट हुआ, और वो अपने नेबरिंग एटम पे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से दो, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में लगता है, यानी जब तक एटम बहुत करीब नहीं होंगे तब तक वैंडरवाल फोर्स लगेगा नहीं, या वैंडरवाल बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर एटम बहुत बहुत दूर होंगे तो कभी नहीं बनेगा। जैसे नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने की वजह से एक पार्टिकल का या एक एटम का यूं कहें इन्फ्लुएंस दूसरे के ऊपर होगा, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा? उनमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। उस डाइपोल क्रिएशन की वजह से देयर इज अ जनरेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स।
अब ये वैन डर वाल फोर्स जो होता है, सॉरी, वैन डर वाल फोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायपोल डायपोल फोर्स और एक होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्स नाम से पता चल रहा है कि किसी दो डायपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। जैसे HCl मॉलिक्यूल लिया तो आपको मालूम है HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल, या H2O मॉलिक्यूल ले लीजिए, H2O इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लिया HCl है और दूसरा मॉलिक्यूल ये HCl का उसके पास आ गया, तो ये दो दो डायपोल हैं, एक डायपोल ये एक डायपोल ये। तो इन दोनों के पास आने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल बॉन्ड कितने टाइप का, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, या अभी हमने पढ़ा दूसरा कौन सा था, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो इसमें जो अगर दो डायपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। और ये कब मुमकिन हो सकता है, याद रखिएगा कि ये तभी पॉसिबल है जब दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास हों। अगर ये दूर दूर होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल देखिए बहुत दूर है, तो इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जब मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ जाए। ठीक है, तो ए डायपोल डायपोल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको मालूम है HCl इज ए न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन another when the partial positive charge on one molecule is near the partial negative charge on the other molecule। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी जनरेट होगा जब ये बहुत पास पास आए और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मालूम है दो डिफरेंट तरह के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये दो डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स या वैन डर वाल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डायपोल डायपोल फोर्स जो है ये इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है या वैन डर वाल फोर्स की क्वांटिफाई करें या मेजरमेंट करें, तो अगर ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यानी ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये बॉन्ड और इंक्रीज होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायपोल डायपोल फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स। दूसरी बात यहाँ पे, द पोलर मॉलिक्यूल मस्ट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डायपोल डायपोल फोर्स टू बी सिग्निफिकेंट। ये तभी एग्जिस्टेंस में आएगा ये वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास हों। अगर दूर दूर होंगे तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा कि वैन डर वाल फोर्स कब बनेगा, जब दो मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आए, दो या दो से जितने भी मॉलिक्यूल, डायपोल जितना करीब होगा उतना क्या करेंगे, वैन डर वाल फोर्स उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये पहले तरह का वैन डर वाल फोर्स हो गया। तो वैन डर वाल फोर्स क्या कहते हैं का एक टाइप हमने समझ लिया। एक टाइप क्या है, जब न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल कोवेलेंट बॉन्ड हो और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, पोलर यानी ऑलरेडी उसमें डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है और एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कब करेगा, कंडीशन क्या है, दोनों मॉलिक्यूल बहुत पास पास होने चाहिए।
तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस या वेंडरवॉल बॉन्ड, या यूं कहें कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ये कब लगेगा? ये जनरली नोबल गैस में लगता है। जैसे जितने भी आपको नोबल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये उनके बीच में लगता है। यानी सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये भी तभी लगेगा जब क्लोज हो, लेकिन ये खास बात ये है कि ये किस में लगता है? न्यूट्रल एटम के बीच में, एटम, दो एटम के बीच में। ठीक है, तो इसको डिस्कवर जिसने किया था, जिसका नाम था, जो साइंटिस्ट का नाम प्रोफेसर फ्रिज लंदन, तो इनके नाम पे इन्होंने ये फोर्स रखा। ये भी वैंडरवाल बॉन्ड है, लेकिन ये किस में लग रहा है? दो एटम के बीच में लग रहा है, और इसमें डाइपोल नहीं है पहले कहीं। आप ये देखेंगे कि एक एटम है तो उसमें डाइपोल कहाँ से जनरेट होगा? ये डाइपोल तब जनरेट होता है जब दूसरा एटम आ जाए उसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में। दोनों ही जगह देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में और लंदन फोर्स में। ये फोर्स एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाए। दूर दूर होने पे वैंडरवॉल फोर्स कभी नहीं लगेगा। तो हमने पहले वाले डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखा, वहां डाइपोल का होना जरूरी था। लंदन फोर्स में हम ये कह रहे हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि डाइपोल उसमें नहीं है। तो हम अगर एग्जांपल लें हीलियम का एक, या नियॉन का भी ले सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ही जो जब कोई दूसरा एटम पहले एटम के नजदीक आता है, तो ड्यू टू विद इन द एटम ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन होने की वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के नजदीक के आने की वजह से दोनों में डायपोल जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक तो इंस्टेंटेनियस डायपोल, और सॉरी, एक में जनरेट हो गया डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट हो गया, और ये फिर क्या करेगा? इस दूसरे एटम पे इंड्यूस करेगा डायपोल को। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव साइड एक फेज पे आ जाएगा, एक फेज पे, इस फेज पे देख रहे हैं, इसके अपोजिट फेज पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसके सामने वाले फेज पे क्या है? दूसरे एटम का नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये लंदन फोर्स कब लगता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ए टेम्पररी डायपोल ऑन वन एटम, इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट हुआ विद इन द एटम। ठीक है, अब जो कि दूसरे एटम पे इंड्यूस करेगा, कैन इंड्यूस ए सिमिलर डायपोल ऑन नेबरिंग एटम। पहले विद इन द एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से टेम्पररी डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ। अब ये डायपोल मोमेंट इंस्टेंटेनियस है, क्यों? इसके आने की वजह से ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है? दूसरे वाले पे इंड्यूस डायपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है, डायपोल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इन दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको बोलेंगे लंदन फोर्स। ठीक है, तो यही लंदन फोर्स वजह है, या वैंडरवाल फोर्स ही वजह है कि कोई भी गैस को हम लिक्विफाई कर पाते हैं। एलपीजी जो आपके घर में आता है वो भी तो गैस है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड। लिक्विफाइड क्यों?
क्योंकि उसको हम बहुत ही जब कंप्रेस करते हैं और जो दो दो मॉलिक्यूल बहुत पास पा जाता है आ जाते हैं तो उस गैसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो हम ठीक है, तो खैर लंदन फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब ये लंदन फोर्स कैसे कैसे अफेक्टेड होगा बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर द ईज विद विच एन एक्सटर्नल electric field can induce a dipole with a molecule is referred as the polarizability। यानी कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को रखें और अगर उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन हो रहा है या अल्टर हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये, द ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ तो हम कहाँ पे थे? सॉरी, हम पोलराइजेबिलिटी पे थे, बात कर रहे थे लंदन फोर्स की। तो बात कर रहे थे greater the polarizability of a molecule, the easier it is to induce a momentary dipole and stronger the dispersion force। तो कि जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना आसानी से उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर सकते हैं और उतना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ द फोर्स होगा। तो अब पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है अगर टेंड टू हैव ग्रेट पोलराइजेबिलिटी देयर इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर उतना ज़्यादा आसानी से डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा द डिस्पर्शन फोर्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो उतना ज़्यादा डिस्पर्सन फोर्स लगे हो जाएगा। डिस्पर्सन फोर्स आल्सो प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये अपना क्या कहते हैं लेक्चर कंप्लीट कर हो गया। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात देखेंगे, ऑर्बिटल की शेप, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।